हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं क्रिया एवं काल। पहले हम बता करते हैं क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने का प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। हिंदी वाक्यों में क्रिया प्राय अंत में आती है। वाक्यों में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना वाक्य की रचना असंभव है। क्रिया से ही कर्ता और कर्म, लिंग, वचन अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही क्रिया के काल का बोध भी हो जाता है। इसलिए पहले क्रिया मैंने बताया कि जिस शब्द से किसी काम को करना, होना का प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया उपयुक्त शब्द देखिए, वाक्यों को देखिए। माला टूटने से मोती बिखरने लगे। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। उपयुक्त वाक्य में टूटने, बिखरने लगे और करता है, ये शब्द क्रिया की है, क्योंकि इनके द्वारा किसी न किसी कार्य होने का बोध होता है, इसलिए उसे क्रिया कहते हैं। धातु, अभी पढ़ेंगे धातु। ये सारे जो आपने बताए, टूटने, बिखरना, करता है, ये सभी क्रिया शब्द है। धातु किसे कहते हैं ना? धातु क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसमें ना जोड़कर सामान्य रूप से बनाया जाता है। क्रिया देखिए, जैसे पढ़, पढ़ मूल धातु है, उसमें ना लगा दो तो हो गया पढ़ना। तो एक शब्द दिए हैं, देखिए धातुओं के साथ आवश्यक अनुसार ना, ने, ता आदि जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप में बनता है। जैसे पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ता, पढ़े, पढ़ेगा आदि शब्द। रचना के आधार पर धातु के दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं? जो धातु किसी दूसरे शब्द के आधार पर बनी हो वो मूल धातु है। जैसे चल, उठ, पढ़, हंस, खेल आदि। ध्यान से, जो धातु किसी दूसरे शब्द के आधार पर। यौगिक धातु क्या है ना? जो धातु किसी अन्य शब्दों के योग से बने, मतलब जोड़ से, योग से बने, उसे यौगिक धातु कहते हैं। जैसे लिखवाना, बुलाना, छुड़ाना, लजाना आदि। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा मूल धातुओं के साथ प्राय ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे गाना, गा उसमें ना लगा दो, गाना। खेल, फिर ना, खेलना। इसी प्रकार शब्दों को धातु के साथ आप ना लगा दीजिए तो ये बन गया क्रियार्थक संज्ञा। कभी कभी क्रिया का यह सामान्य रूप संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है। कभी कभी क्रिया के रूप सामान्यतः संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। उस स्थिति में क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। वस्तुतः क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा ही क्रियार्थक संज्ञाएं हैं। जैसे पढ़ना और लिखना हर छात्र का लिए अनिवार्य है। कक्षा में राहुल का हंसना मुझे बुरा लगा। यहाँ पर जो दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए, पढ़ना और खेलना कभी कभी हम संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्रिया के भेद, क्रिया के दो प्रकार के भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है। तो कर्मक के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक किसे कहते हैं ना? जिन क्रियाओं को व्यापार या फल कर्ता पर पड़ता है, जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है, वो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक में जिन क्रियाओं में व्यापार का फल कर्ता के छोड़कर कर्म पर पड़ता है वो कर्म की आवश्यकता रहती है। जैसे देखिए, रमा नाचती है, तो ये वाक्य में कर्म नहीं है। गंगा बह रही है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है। ऊपर के वाक्यों में क्रिया को अकर्मक क्योंकि इनमें क्रिया का व्यापार कर्ता के ऊपर पड़ता है। क्रिया से पहले किसको लगाकर, ध्यान दीजिए, किसको लगाकर प्रश्न पूछने, यदि उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया, यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार में फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया पर कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, मम्मी जलेबियाँ बना रही है, तो क्या बना रही है ना, जलेबियाँ, ये कर्म है आपके, ये मम्मी करता है, ये क्रिया है, तो कर्म ऊपर उसका फल पड़ता है, तो इसीलिए ये सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सुयस गृह कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है ना, गृह कार्य, तो जलेबियाँ और गृह कार्य दोनों आपकी कर्म है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। ठीक है, फिर इसमें से दो प्रकार के होते हैं सकर्मक क्रिया, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक किसे कहते हैं ना, जिन सकर्मक क्रियाओं के एक ही कर्म हो, एक ही कर्म होता है, इसीलिए उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें द्विकर्मक दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। याद रखिए, द्विकर्मक और एक कर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अदिति ने गीत गाया, यहाँ पर गीत एक ही कर्म है, तो इसीलिए ये एक कर्मक, सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक कैसे है, देखिए, रश्मिता पार्क में बच्चों के साथ खेल रही है, वहाँ पर क्या है, पार्क और बच्चों के साथ, यहाँ पर विभक्ति का चिन्ह भी है, तो ये पार्क और बच्चों ये दोनों कर्म है। ध्यान दीजिए, ये दोनों कर्म है, इसीलिए उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो और कैसे पहचानोगे, द्विकर्मक में दो कर्म तो होते हैं, परंतु अब कभी कभी क्या होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। क्रिया के साथ और क्या और किसको लगाकर प्रश्न करे से दोनों उत्तर मिलते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको एक कर्मक और द्विकर्मक ये दोनों के बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो अभी जो दो कर्म होते हैं, जैसे पार्क और बच्चों के साथ, तो इसमें से एक गौण कर्म और एक मुख्य कर्म होता है। एक गौण कर्म और मुख्य कर्म होता है। जो पहला कर्म होता है, जो पहला वाला कर्म, उसे गौण कर्म कहते हैं। पहला वाला कर्म को ध्यान दीजिए, उसे गौण कर्म कहते हैं, गौण कर्म कहते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला जो कर्म होता है ये होता है मुख्य कर्म, इसे कहते हैं मुख्य कर्म। इसके साथ विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। विभक्ति के चिन्ह अभी मैंने बताया के साथ। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है ना, जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। एक ही क्रिया का प्रयोग हो वहाँ सामान्य क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिए गए द्विकर्मक के प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, देखिए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो अभी हम पढ़ने जा रहे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या होता है ना, केवल जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कर्म नहीं है, बादल गरजे, बादल गरजे। ठीक है, तो इसमें एक ही क्रिया है। ठीक है, जहाँ केवल एक ही क्रिया प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं ना,
संयुक्त क्रिया में ना जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं के साथ प्रयोग हो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। एक से अधिक, जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं चलते चलते थक गया, तो यहाँ पर थक भी, थकना क्रिया है, गया भी क्रिया है। एक से अधिक क्रिया का प्रयोग किए जाते हैं संयुक्त क्रिया में। ठीक है। और कैसे पहचानोगे ना, यहाँ पर आरंभ, अवकाश, निश्चय, आरंभ, अवकाश, निश्चय, समाप्ति, इच्छा, आवश्यकता, ये सारे शब्दों का देखिए अनुमति का बोध कराते हैं शब्दों में। तो ये होता है संयुक्त क्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, मुख्य क्रिया एवं पूर्व यदि किसी अन्य क्रिया का होने का बोध हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ध्यान से देखिए, मुख्य क्रिया के पूर्व, मुख्य क्रिया के पूर्व यदि अन्य क्रिया के होने का बोध हो, यहाँ पर देखिए क्रिया है पढ़ता है, उससे पहले ये क्रिया जो है, ठीक है, क्रिया को होने का बोध हो, इसीलिए ये कहा जाता है पूर्वकालिक। क्रिया से पहले, पूर्व मीन्स पहले। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ना, जिस क्रिया के ये पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी के द्वारा या कार्य कराने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये है, जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी दूसरे के द्वारा प्रेरणा देता है, तब वो प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। किसान ने बेटे से पत्र लिखवाया। यहाँ पर देखिए किसी के द्वारा वो कार्य करे, किसान खुद नहीं किए, बेटे के द्वारा पत्र लिखवाने का कार्य करे। मैंने अपनी दादी को गांव से बुलवाया। मैंने अपनी दादी को गांव से बुलाया, तो यहाँ प्रेरणा दे रहे हो। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने क्रिया शब्दों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे वो शर्माता है, ध्यान दीजिए, वो शर्माता है, तो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने, यहाँ पर बनते हैं क्रिया को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे वो शर्माता है, ये शर्माना विशेषण है, परंतु यहाँ पर क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पैसे खर्चाना किसे नहीं आता, ये हो गया आपकी नाम धातु क्रिया। कुछ ध्यान दीजिए, प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना अनिवार्य है, इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया वाक्य के अंत में लगाई जाती है। एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक के काल से प्रभावित होकर परिवर्तित होते हैं। यदि कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह लगा हो तो क्रिया कर्मों के अनुसार होती है। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। इसी प्रकार इसको याद रखिए। ठीक है, थैंक यू।